नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय देशपांडे, कंसल्टेंट इन सेक्सुअल मेडिसिन। यूसीएन के सभी दर्शकों का हमारा ये जो प्रोग्राम है लेट्स टॉक अनटॉकेबल, इसमें सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब उसको बोला जाता है शैशव यानी इन्फेंसी। उसके बाद होता है चाइल्डहुड यानी बालपन और युवावस्था या चाइल्डहुड एंड यूथ। इसके बीच में भी एक अवस्था रहती है और इस अवस्था का नाम है किशोरावस्था या अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, या एक और प्रचलित शब्द है टीन एज। अब टीन एज का सादा उसका अर्थ है कि जो 13 से 19 ईयर तक का जो एज है, उम्र है, टीनेज। ये टीनेज बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर व्यक्ति के आयुष्य में, लेकिन उसके बारे में समाज में जागृति नहीं है। ये जो टीनेज है इसमें लोगों के मन में या बच्चों के मन में क्या क्या भावनाएं आती है, उनके दिमाग में क्या क्या समस्याएं रहती है, उनके क्या विचार रहते हैं, ये बारे में ज़्यादा खुलकर बात नहीं होती। हालांकि अभी बहुत सारे एडोलेसेंट एजुकेटर और एडोलेसेंट काउंसलर भी आए हुए हैं, लेकिन मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ कि एडोलेसेंट ये क्यों ज़रूरी है। हम जब बच्चे रहते हैं तब हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हर सिस्टम जो क्रिया करने वाली, शरीर क्रिया करने की जो सिस्टम्स रहती है या संस्थाएं रहती है, वो जन्म से लेके कार्यान्वित होती है। लेकिन हमारी एक संस्था ऐसी है शरीर की, या एक सिस्टम शरीर की ऐसी है कि जो जन्म से कार्यान्वित नहीं होती। ये कौन सी संस्था है? तो ये हमारी जननन संस्था या प्रजनन संस्था जिसको बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी प्राणियों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जल्दी ही कार्यान्वित हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य जाति में ये कार्यान्वित होने का एक विशेष अवसर रहता है या विशेष काल रहता है। जनरली स्त्रियों में ये काल अराउंड 11 साल से 12-13 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन पुरुषों में ये काल थोड़ा सा देर से शुरू होता है, 13-14 साल की उम्र से शुरू होता है। और इस काल का नाम है प्यूबर्टी, या मराठी में इसको बोलते हैं पौगंडावस्था। कि एक बच्चे का, एक पुरुष होने के लिए जो विकास शुरू होना चाहिए, तो विकास का जो आरंभ है उस आरंभ को हम बोलते हैं पौगंडावस्था। या एक लड़की का एक स्त्री के रूप में जो उसका रूपांतर होने वाला है, उसका आरंभ यानी पौगंडावस्था, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी में क्या होता है कि जैसे मर्द है, बच्चा है, लड़का है, लड़के का पुरुष में रूपांतर होने के लिए उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन कार्यान्वित होना चाहिए। अभी हम सबको मालूम है कि पुरुषों के जो जननेंद्रिय है जनन संस्था में, वो है लिंग और वृषण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पेनिस एंड टेस्टिकल्स। तो ये टेस्टिकल्स का काम क्या है कि ये बच्चे जब 12-13 साल की उम्र में होते हैं तो अपने मस्तिष्क में एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उस ग्लैंड द्वारा ये हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है उसको, जिसको अपन संप्रेरक बोलते हैं या हार्मोन्स बोलते हैं, वो हार्मोन्स टेस्टिस से सीक्रेट होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। तो वो हार्मोन्स रिलीज होने के बाद में वो टेस्टिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और टेस्टिकल से फिर टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन रहता है, वो सीक्रेट होना या स्त्रवना उसका शुरू होता है, उसका स्त्राव शुरू होता है। तो टेस्टिस जो है या अंडकोश जो है पुरुषों में, उसके दो महत्व के कार्य है। एक तो टेस्टोस्टेरोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना, और दूसरा बहुत अहम कार्य, उतना ही अहम जितना टेस्टोस्टेरोन है, वो अहम कार्य है स्पर्म्स तैयार करना, शुक्राणु तैयार करना। ये शुक्राणु भी टेस्टिस में ही तैयार होते हैं। तो पुरुषों का जो प्रजनन क्रिया है और जो सेक्स की क्रिया है, वो क्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वृषण। और फिर ये टेस्टिकल्स के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, उसके कारण ये बच्चों के शरीर में
अलग अलग बदलाव आते हैं। अब ये अलग अलग बदलाव कौन से होते हैं कि 14-15 साल की उम्र का या 12-13 साल की उम्र का अगर ये बच्चा होता है तो उसको शरीर पे, उसके चेहरे पे उसके बाल उगना शुरू होता है, मूछे, दाढ़ी के छोटे छोटे बाल आना शुरू होता है, जिसको अपन बोलते हैं फेशियल हेयर्स आना चालू होता है। उसके बाकी शरीर में भी बाल आना चालू होता है। बहुत सारे लड़के या पुरुष देखे होंगे, उनकी छाती पे बड़े घने बाल होते हैं या पैरों पे, हाथ पे भी बाल होते हैं। किसी के रहते, किसी के नहीं रहते। ये कुछ सभी के शरीर में ऐसे बाल रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मूछों के बाल या फिर दाढ़ी के बाल ये 14-15 साल की उम्र में लगभग सभी लड़कों में इसका उगना शुरू होता है। और उसके साथ साथ ही जननेंद्रिय जो रहते हैं उसके आजू बाजू में, कांख में जिसको बोलते हैं, उसमें भी बाल उगना शुरू होते हैं। उसको हमारे शुद्ध भाषा में बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स या जेनिटल हेयर्स। उसके साथ में आर्म पिट में, बगल में भी बाल आना शुरू होते हैं। तो ये सब प्रक्रिया शुरू होती है। एकदम से किसी को घनी दाढ़ी मूछें नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है। और इसी के साथ साथ में बाकी अन्य भी उसके चेंजेस उसके बॉडी में होते हैं, जैसे लिंग और वृषण यानी टेस्टिस, इनका भी साइज बढ़ने लगता है। लिंग का भी साइज बढ़ता है। लिंग में जिसको बोलते हैं इरेक्शंस, या लिंग में जो ताठर, ये जो कड़ापन रहता है वो भी आने लगता है। ये लड़के जब सुबह उठते हैं तो उनके लिंग में तनाव या कड़कपन महसूस होता है। तो ये चीज़ें भी उनकी सेक्स, जो उनका जिसको बोलते हैं सेक्स लाइफ जो है उनका, वो भी शुरू होने लगता है। तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, कि ये हमारी सेक्स की जो सिस्टम है, जेनाटो यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम तो बचपन से ही शुरू होती है, जन्म से शुरू होती है। बट जेनाटल सिस्टम, जेनाटो यूरिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिंग पुरुषों में ऐसा अवयव है कि जो यूरिन पास करने के लिए भी काम आता है, और शारीरिक रूप से जब संबंध होता है, संभोग होता है, तब भी काम आता है। वही लिंग के माध्यम से, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं या मूत्र मार्ग बोलते हैं, उस मार्ग से मूत्र विसर्जन भी होता है और वीर्य पतन भी होता है। तो इसलिए उसको जेनाटल यूरिनरी सिस्टम एक कंबाइंड है। पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जेनाटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये बदल चालू होते हैं, उस साथ साथ में पुरुषों की हाइट बढ़ना शुरू होता है। ये बच्चों की 6वीं 7वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे जो होते हैं, इनकी हाइट सडनली बढ़ने शुरू होती है। और हाइट के साथ साथ में उनके जो हड्डियां होती है वो भी अच्छी मजबूत होना शुरू होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ये सब काम करता है, हाइट बढ़ाना, बोन्स मजबूत करना। हम देखते हैं कि बच्चे जब छोटे रहते हैं, हम हमेशा, मैं स्कूलों में जाता हूँ तो लड़कों से बात करता हूँ, तब बोलता हूँ कि जब बच्चा 4वीं-5वीं में रहता है और हमने यहाँ से फ़ोन किया, एक 4वीं-5वीं के बच्चे ने फ़ोन उठाया, तो हमें यह एहसास नहीं होता है कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। पर एक 9वीं-10वीं का छात्र या 9वीं-10वीं का लड़का अगर उधर से बात करेगा तो हमें मालूम होता है कि ये लड़का बोल रहा है। तो बचपन में स्त्री और पुरुषों या बच्चा और बच्ची, इनके आवाज़ों में फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। जैसे आप देखते होंगे हिंदी पिक्चरों में, पुराने पिक्चरों में, जब छोटा बच्चा गाता है तो जनरली फीमेल सिंगर का वॉइस रहता था, और वही बच्चा जब हीरो बन जाता है तो मेल सिंगर का वॉइस होता है। ये क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में हम लिंग भेद यानी डिफरेंस नहीं कर सकते कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, उनके आवाज़ सरीखे रहते हैं। तो ये आवाज़ भी बदलना शुरू होता है बच्चों के, लड़कों में। उसको बोलते हैं हम होर्सनेस ऑफ वॉइस। उसी के साथ में एक हॉइड बोन रहता है यहाँ, ये बच्चों में नहीं रहता है, लेकिन जैसी ये प्यूबर्टी शुरू होती है उसमें ये हॉइड बोन भी डेवलप होता है। तो ये ऐसे असंख्य शारीरिक बदलाव वो बच्चों में आना शुरू होता है। अब ये सिर्फ बदलाव आने से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अभी क्या होता है, कुछ बच्चों में ये बदलाव बहुत जल्दी आ जाएंगे। एक आधे बच्चे में 6वीं में ही शुरू हो जाते हैं, या एक आधे बच्चे में 8वीं-9वीं तक भी ये बदलाव नहीं आते। तो आप अभी इसको समझने की कोशिश करिए कि जो बच्चों में ये जल्दी आ जाते हैं उसको भी टेंशन रहता है कि मेरे में ये क्यों जल्दी हो रहा है, मेरे बाकी के क्लास के बच्चे तो छोटे हैं, मुझे में क्यों जल्दी आ रहा है। उसके माँ बाप को भी कभी कभी उनके मन में विचार आते हैं कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है। बट ये जनरली जिसमें जल्दी आते हैं उसमें इतनी ज़्यादा लोगों को टेंशन नहीं रहती है। पर जिन बच्चों में ये देर से आते हैं, जैसे 8वीं-9वीं में जाने के बाद भी दाढ़ी नहीं आ रही है, मूछें नहीं आ रही है, ज़्यादा घनी नहीं हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, फिर उनमें चिंता होना शुरू होता है। पर ये नॉर्मल चीज़ है
किसी में 1-2 साल पहले आएगा, किसी में 1-2 साल बाद आएगा। इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये हमने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आप आपके फैमिली डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं और फैमिली डॉक्टर उसके ऊपर आपको उचित मार्गदर्शन करेगा। अब जैसा लड़कों में होता है वैसे लड़कियों में भी ये बदलाव आने शुरू होते हैं। जैसे लड़कियों की भी प्रजनन जो संस्था होती है उसमें योनि होती है और योनि के अंदर में गर्भाशय होता है और गर्भाशय को 2 ट्यूब्स रहती है जिसको हम यूटेराइन ट्यूब्स बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब्स के एंड में, यानी एक एंड में गर्भाशय तो दूसरे एंड में ओवरीज रहती है, स्त्री बीजांड जिसको बोलेंगे। जैसा मर्दों में टेस्टिस रहती है, औरतों में ओवरीज रहती है। और ये ओवरीज क्या सिक्रेट करती है? जैसे मर्दों में टेस्टिस से हमने देखा टेस्टोस्टेरोन निकलता है, मेल हार्मोन, और स्पर्म्स निकलते हैं, वैसे ये ओवरीज में भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन होते हैं। अब मर्दों में एक ही हार्मोन रहता है पर औरतों में 2 हार्मोन होते हैं। उसका विशेष कार्य है कि ईस्ट्रोजन से उनकी माहवारी, उनकी प्रजनन क्षमता ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो औरतों में भावी जीवन में शादी के बाद जब प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी को बराबर 9 महीने औरत के उदर में या उनके यूटरस में, गर्भाशय में बराबर सेफ रखना, उसका काम ये प्रोजेस्टेरोन करता है। और इसके ये हार्मोन्स के साथ साथ में ही स्त्री बीज तैयार होना, यानी ओहम तैयार होना, अंडा तैयार होना, ये भी स्त्रियों में इस एज से शुरू होता है। बट स्त्रियों में सबसे खासियत क्या है कि क्या होता है, ये स्त्री बीज बनना शुरू होता है, पर यह स्त्री बीज अगर पुरुषों के साथ संबंध न होने पर, अगर इसका स्पर्म के साथ फलन नहीं हुआ, फलित नहीं हुआ, तो उनकी बॉडी ये जो ओवम रहता है उसको बाहर फेंक देती है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, है ना, रजोधर्म, इसके अलग अलग नाम है कि हर महीने वो लड़की को ब्लीडिंग होता है उसके योनि से, क्योंकि उसमें ये जो फलित नहीं हुआ जो ओवम रहता है उसको बॉडी फेंक देती है और ये हर महीने आते रहता है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता, पुरुषों में ये कंटिन्यूस उनका स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है, पर लड़कियों में या औरतों में ये हर महीने उसका, अगर उसका फलन नहीं हुआ तो उसको वो यूट्रस बाहर फेंक देता है। उसी के साथ साथ में लड़कियों के वक्ष का विकास होना शुरू होता है। जैसे पुरुषों का शरीर बहुत हड्डी मजबूत होंगी, उनके मांसपेशियाँ काफ़ी मजबूत रहेंगी, वैसा लड़कियों में नहीं होता है। ईस्ट्रोजन के कारण उनके शरीर में थोड़ा सा फैट ज़्यादा होगा, गोलाई ज़्यादा होगी, तो वो थोड़ी सी मांसल बनेगी, पुरुषों की जैसा एकदम मस्कुलाइन नहीं बनेंगी, फेमिनाइन रहेंगी। तो ये बदलाव आते हैं। उसके साथ साथ में उनके भी बगल में बाल आना या जननेंद्रिय के बाजू में बाल आना, ये उनमें भी होता है, पर उनके शरीर में बाल नहीं आते और उनका आवाज़ में भी बदलाव नहीं होते। तो ये स्त्री और पुरुषों की हम देखेंगे कि इनकी ये शरीर के बदलाव होते हैं। बट क्या सिर्फ शरीर के बदलाव ही होते हैं? मानसिक कोई बदलाव नहीं होता? तो मानसिक बदलाव भी होता है। हम थोड़ा सा मजाक में या जोक में हमें हमेशा बोलते हैं ये एडोलसेंट यानी क्या है? नाइदर चाइल्ड नॉर एडल्ट, यानी बच्चा भी नहीं और पुरुष भी नहीं, बच्ची भी नहीं और स्त्री भी नहीं। अब इसमें बड़ी मजेदार बात क्या होती है कि यानी घर में भी अगर कोई लड़का खुद के मन से या लड़की खुद के मन से कुछ काम करेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे, अरे अरे तू अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा ही है, तो तू ये काम करने के पहले हमसे पूछ लेना। और वही घर के कोई काम करने और लड़के ने या लड़की ने काम नहीं किया तो वही माँ बाप उसको क्या बोलते हैं, अरे अभी तो बच्चा थोड़ी रह गया है, तू तो अब बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है, अब ये काम तुम्हें हमें अपने आप आना चाहिए। तो हम ये विरोधाभास कि वो बच्चे हैं या वो अभी बुजुर्ग बन रहे हैं, ये विरोधाभास हम भी क्रिएट करते हैं। तो हमने उनको बच्चा भी समझना चाहिए और एडल्ट भी समझना चाहिए। बच्चा उनके हर चीज़ के लिए वो स्वयंभू नहीं है, स्वयंपूर्ण नहीं रहने वाले, उनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो अपनी कर सकती है। तो इसमें माँ बाप को उनको समझाना जरूरी है। तो ये जैसा डायलेमा आपके मन में रहता है, माँ बाप के मन में रहता है, वैसे लड़कों के मन में भी रहता है। तो इस टाइम उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा हम छोटे रहते तब रखते हैं, तो ये टाइम भी उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव इसी
इतने ही नहीं है सीमित ये बदलाव, सेक्स के थॉट्स भी आना चालू होते हैं। लड़कों को लड़कियों के प्रति आकर्षण, लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षण, मन में सेक्स की भावना जागना, सेक्स की इच्छा होना, पुरुषों के शरीर में लिंग का तनाव आना, स्त्रियों को भी थोड़ा सा योनि स्राव होना, ये सब शुरू होता है। तो ये बच्चों के मन में इस बारे में बड़ी दुविधा रहती है कि ये क्या, ये नॉर्मल है या नहीं है। तो हमारा कहना है कि समाज में ये जो काल होता है, संक्रमण अवस्था है, ये बच्चे से पुरुष बनने की, बच्ची से स्त्री बनने की, ये संक्रमण अवस्था में, ये दुविधा की अवस्था में हमने उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विशेष ध्यान किसने रखना चाहिए? पालकों ने, माँ बाप ने और शिक्षकों ने। बहुत बार शिक्षक बोलते हैं कि ये 5वीं 6वीं के बच्चे रहते तब तक बड़े अच्छे रहते हैं, और जैसे ये 7वीं 8वीं में चले जाते हैं किसी का सुनते नहीं, बहुत ज़्यादा धिंगा मस्ती करेंगे, मारामारी करेंगे, एक दूसरे से झगड़े उनके ज़्यादा होंगे, लड़कियों के प्रति कुछ बोलेंगे, लड़कियां भी बोलेंगी, तो ये सब चालू होता है। तो हमने समझना चाहिए कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, और शिक्षकों और पालकों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब समझेंगे तो ही हम हमारे बच्चों को इस संक्रमण अवस्था में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सेक्स की भावनाएं बड़ी प्रबल होती है। इस एज में अगर हम उनको समझेंगे नहीं, उनके मन में जो भ्रांतियां हैं, गलत फहमियाँ हैं, उसको समझेंगे नहीं, उनको दूर नहीं करेंगे, तो उनके मन में अगेन ये दुविधा या ड्यूअल मेंटालिटी शुरू हो जाएगी, और उसके कारण उनको फिर मानसिक कुछ समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि ये एडोलसेंट एज में या अर्ली एडल्टहुड में, यानी 15 से 20 साल की उम्र में बच्चों को अगर अच्छा शिक्षित किया जाए, ये जो सेक्सुअल एंग्जाइटीज़ होती है, बच्चों को लगता है क्या मुझ में, मेरे शरीर में कोई कमी है, मेरा लिंग बराबर बड़ा है या नहीं है, टेस्टिकल बराबर है या नहीं है, मुझे जो सेक्स की भावनाएं हो रही है ये नॉर्मल है या नहीं है, इस चीज़ों का स्कूलों में प्रशिक्षण देना चाहिए, डॉक्टर्स के रूप में देना, डॉक्टर्स ने देना चाहिए या काउंसलर ने देना चाहिए। बट ये शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर ये शिक्षा मिली तो उनको मानसिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। और ऐसा बोला जाता है कि ये यंग एडल्ट जो रहते हैं, इनको अगर हम सेक्स एजुकेशन या ये बदलाव के बारे में अच्छा शिक्षण दे तो शायद उनमें मानसिक समस्याएं ही नहीं आएंगी, और लगभग 1/4 ऑफ दिस साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो इतना ये अहम मुद्दा है जिसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। हमारे आगे के हम एपिसोड्स में इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कौन कौन सी गलतफहमियां रहेंगी, क्या उसका रियल मायने उसके क्या है, भ्रांतियाँ क्या है, और उनके सही साइंटिफिक बेसिस क्या है, इस बारे में अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपन चर्चा करते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।